नमस्ते, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। माय नेम इज पल्लवी परिहार एंड आज आप आपके रिवीजन वीडियो सीरीज का सेकंड सेशन अटेंड करने वाले हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव आपने अपने पिछले सेशन को बहुत अच्छे से सुन करके सारे प्रोविजंस का एक रिवीजन कर लिया होगा। सारे कॉन्सेप्ट्स अब आपको ऑन द टिप ऑफ योर टंग्स होंगे, उन्हें आप आत्मसात कर चुके होंगे। So now it's turn for the part 2 of our revision video series, जहां पर हमने जो आपके CS एग्जीक्यूटिव करिकुलम के कंपनी लॉ के पेपर का पार्ट बी रिवीजन शुरू करा था, उसमें जनरल मीटिंग्स के टॉपिक का सेकंड सेशन आज हम लेने वाले हैं। इन केस यू हैव मिस्ड ऑन विद द फर्स्ट सेशन, मैंने पहले सेशन का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से उसे देख करके पहले सेशन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। चलिए तो हम आज वापस आगे बढ़ते हैं और अब आज से पढ़ना शुरू करना है एक और नया बंच ऑफ सेक्शन। 96 से लेकर के 100 तक के सेक्शंस हम पूरा पढ़ करके कंप्लीट कर चुके थे, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स पर बेस्ड था। अब इसी जनरल मीटिंग की कैटेगरी में हमें अगले सेक्शंस के बंच पर आना है और जो सेक्शंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सेक्शन आगे के 5 सेक्शन, यानी हम सेक्शन 101, 2, 3, 4 और 5 ये 5 सेक्शंस आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आई बिलीव आप सब तैयार हैं अपने पेन पेंसिल पेपर्स नोटबुक्स लेकर के, तो बिना समय खराब करे चलिए हम बढ़ते हैं आगे एंड सी व्हाट्स देयर फॉर यू ऑन द स्क्रीन। सेक्शन 96 से 100 जो एजीएम ईजीएम पर स्पेसिफिकली बेस्ड थे बच्चों, अब जो सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं यानी कि सेक्शन नंबर 101 से अब अगले सेक्शन 119 तक यानी कि 119 तक जो सेक्शंस आप पढ़ने वाले हैं, इसमें वो प्रोविजंस आते हैं जो दोनों ही तरह की जनरल मीटिंग्स पर कॉमन चलेंगे, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग हो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो। अब जो सेक्शंस आप पढ़ेंगे जैसे कि नोटिस के सेक्शंस हैं या कोरम के सेक्शन हैं या एक्सप्लेनेटरी सेक्शन के सेक्शंस हैं या प्रॉक्सीज के या मल्टीपल वेज ऑफ वोटिंग के सेक्शंस हैं, ये सभी तरह की जनरल मीटिंग्स यानी एजीएम हो चाहे ईजीएम हो पर कॉमन चल। हाँ, बीच में काफी सारी जगह पर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आते हैं, अगर वो एजीएम से रिलेटेड है या ईजीएम से रिलेटेड है तो, और वो जहां बीच में आते हैं हम उन्हें साथ साथ में पढ़ते जाए। तो देखिए सेक्शन 101 से अब जो हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं उससे पहले एक एकेडमिक बैकअप तैयार करें। ये देखो क्या चीज है सामने आपके स्क्रीन पर, रिक्विजिट्स ऑफ होल्डिंग अ वैलिड मीटिंग। किसी भी मीटिंग को वैलिडली होल्ड करने के लिए, मीटिंग से हमारा यहाँ मतलब सिर्फ जनरल मीटिंग है, हम रिपीटिंग बैक, सिर्फ जनरल मीटिंग, हम अभी बोर्ड मीटिंग्स की बात नहीं कर रहे। एजीएम हो चाहे ईजीएम हो, किसी भी जनरल मीटिंग को वैलिडली कंडक्ट करने या किसी भी जनरल मीटिंग को वैलिडली होल्ड करने के लिए हमें कुछ चीजों की, कुछ प्रोविजंस की कंप्लायंस की जरूरत है। और वो क्या प्रोविजंस है? यू हैव द 3 C's इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। देख रहे हैं आप 3 C's हैं। यू स्टार्ट ऑफ विद द वेरी फर्स्ट C एंड दैट इज कन्वीनिंग। यू सी एरो नीचे जा रहा है, कन्वीनिंग जिसके लिए दूसरा शब्द कॉलिंग भी होता है। कॉल करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है ना, राइट? सो कन्वीनिंग या कॉलिंग हम बोलते हैं। कन्वीनिंग और कॉलिंग के बाद नीचे आते हुए देखिए दूसरा जो एरो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित है, यानी कॉन्स्टिट्यूटिंग द मीटिंग, और फिर एरो ऊपर जा रहा है और मीटिंग के प्रॉपर कंडक्शन यानी उसकी प्रोसीडिंग्स को चलाने पर बेस्ड। So the 3 C's are about calling or otherwise called as convening, then constituting it properly and then conducting the proceedings. किसी भी मीटिंग को प्रॉपरली वैलिडली होल्ड करने के लिए उसका कन्वीनिंग, कॉन्स्टिट्यूटिंग और कंडक्टिंग प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। अब क्या आता है इस कन्वीनिंग या कॉन्स्टिट्यूटिंग या कंडक्टिंग में, तो हम ये जानते हैं ये जो सेक्शंस 101 से अब आप पढ़ने वाले हैं यही सब आपके कॉल, इंस्टीट्यूट और कंडक्ट के प्रावधानों में कवर अप हो जाए। पहला प्रोविजन, जब भी मीटिंग कॉल करी जाए, पहला पॉइंट स्क्रीन पे देखिए, एक प्रॉपर अथॉरिटी मीटिंग को कॉल करती है। और मैं जानती हूँ आपने उधर गेस कर लिया है, आपने उधर बैठे बैठे गेस कर लिया है, जवाब दे दिया है इनफैक्ट कि वो प्रॉपर अथॉरिटी कौन सी होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यस, the board of directors are the appropriate, correct or the proper authority to call any general meeting. हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर मेंबर्स खुद मीटिंग कॉल करते हैं। आपको ध्यान है ईजीएम बाय द रिक्वेजिशनिस्ट जो आपने पिछले सेशन में पढ़ा है। इनकेस अगर बोर्ड फेल हो जाता है, डिमांड पर मीटिंग को, ईजीएम को नहीं कॉल कर पाता है,
तो फिर ऐसी स्थिति में रिक्वेजिशनिस्ट खुद कॉल कर लेते हैं वो मीटिंग। सेक्शन 100 के सबसेक्शन 4 में हमने वो पॉइंट पढ़ा था। तो देयर आर सम एक्सेप्शंस, बट अदरवाइज हमारा मेन प्रावधान क्या है कि मीटिंग को कॉल हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर, वैलिडली कॉल या कन्वीन करने का सबसे पहला पॉइंट ये है। और कॉल कैसे करे जाते हैं? वी डू नॉट कॉल अप, हम फोन पर नहीं बुलाते मेंबर्स को, ना हम हर एक को व्हाट्सएप भेजते हैं, ना हम हर एक को एसएमएस भेजते हैं, और ना हम हर एक को किसी भी दूसरे तरीके से इनवाइट करते हैं। तरीका होता है नोटिस का। We issue a notice. See on the screen, point number 2, proper and adequate notice must have been given to all those who are entitled. और इसके लिए सेक्शन 101 हमारा मेन सेक्शन यहाँ से शुरू होता है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाता है 102 में, हम उस पर आएंगे। ये कॉल वाला पार्ट हो गया। अब बात आती है मीटिंग को प्रॉपरली लीगली कॉन्स्टिट्यूट करने की। तो कॉन्स्टिट्यूट करने में अगले 2 से 3 सेक्शंस का बन जाता है, जहां पर हम बात करते हैं कोरम की, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो मीटिंग को वैलिड बनाते हैं, यानी सेक्शन 103। मीटिंग में चेयरमैन की मौजूदगी बहुत जरूरी है, यानी कि सेक्शन 104 यहाँ पर पढ़ना बहुत जरूरी है। बाकी एक्ट और आर्टिकल्स के प्रावधानों का कंप्लायंस तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर आखिरी चीज जहां पर हमें ध्यान रखना है कि मीटिंग के प्रॉपर कंडक्शन के दौरान वोटिंग कैसे होती है, वोटिंग के क्या अलग अलग तरीके हैं, ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है, वोटिंग किस तरह से हम कराते हैं, रेजोल्यूशंस कितने प्रकार के होते हैं, उन पर वोटिंग कैसे होती है, कौन सा रेजोल्यूशन कब ऑर्डिनरी बनता है, कब स्पेशल बनता है, कि प्रावधान हमें पढ़ना है। यानी इसके बाद के आगे के सारे सेक्शन 106, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 जहां मिनट्स आ जाता है, गुडनेस जहां उसका इंस्पेक्शन आता है, ये सब प्रॉपर कंडक्शन और उसके बाद यानी पोस्ट मीटिंग एक्टिविटीज से जुड़े होते हैं। तो ये सब सेक्शंस का बंच अपने सामने है। हम सारे एक साथ ना उठाते हुए 5-5 सेक्शंस का ही बंच उठाएंगे। और बस अब देखते हैं सबसे पहला सेक्शन जो कि हमें आज पढ़ना है, आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर है, और पहला सेक्शन है 101, दैट इज अबाउट नोटिस। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, कोई भी मीटिंग अगर कॉल करी जाती है तो सबसे ज्यादा जरूरी उस मीटिंग की सूचना देना। मीटिंग कॉल करना है ना, तो आपको कैसे बताएंगे, कैसे सूचित करेंगे? नोटिस देंगे। और इसीलिए मीटिंग को वैलिडली कंडक्ट करने का सबसे पहला पॉइंट जो है वो कहां से शुरू होता है? वो नोटिस से ही शुरू होता है। हमारा सबसे पहला सेक्शन नोटिस से शुरू होता है, एंड दैट्स सेक्शन 101। 3 सबसेक्शंस हैं इसके, जिसमें 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छुपे हुए हैं। वो पॉइंट्स जो आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, पहले इटैलिक्स में दिए मैंने, फिर हर एक को डिटेल में हम टैकल करने वाले हैं। नोटिस से संबंधित कब कितने समय पहले भेजना है, यानी उसकी लेंथ पर हमें डिस्कशन करना है। इसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, इसके अंदर क्या लिखेंगे भैया? हर कुछ नहीं लिख सकते। जैसे ब्याह का न्योता देते हैं तो उसके अंदर स्पेसिफिक कंटेंट्स होते हैं ना, जन्म दिवस के लिए बुलाते हैं तो स्पेसिफिक कंटेंट्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी स्पेसिफिक कंटेंट्स होते हैं। वो क्या है वो हमें पढ़ना है। और फिर किसको देना है, किसे देना है, हु इज एंटाइटल्ड, हु इज एलिजिबल टू रिसीव दैट नोटिस। और बस ये हमारे 3 सबसेक्शंस हैं जो कि हम एक एक करके पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले आ रहे हैं लेंथ ऑफ नोटिस, यानी कि आपके सेक्शन 101 के सब सेक्शन 1 पर। और अभी तक आपने उधर बैठे बैठे इसको साथ साथ में बोल भी लिया है मेरे साथ साथ में। आई नो दैट आपने ये चीज खुद ही रिवाइज कर ली है। मैडम 21 क्लियर डेज पहले नोटिस जाता है, वेरी ट्रू। 21 क्लियर डेज पहले हम मीटिंग का, कोई भी जनरल मीटिंग हम कॉल कर रहे हैं, 21 क्लियर डेज, 21 क्लियर डेज पहले हम उसका नोटिस देते हैं, जो हम राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मोड से दे सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड पर जाएंगे तो उसके कुछ प्रावधान अलग हैं जो भी नीचे हाथों हाथ पड़ेंगे। ठीक है, बट पहले ये जो लेंथ का पॉइंट है इसे कवर अप करें। 21 क्लियर डेज पहले देना है। 21 क्लियर का मतलब 21 क्लियर होता है, और 21 क्लियर का मतलब क्या होता है? जिस दिन आपने नोटिस भेजा है और जिस दिन आपकी मीटिंग है वो डेज क्या हो जाते हैं? एक्सक्लूड हो जाते हैं, राइट। हाँ, अगर आपने पोस्ट से भेजा है नोटिस तो ये याद रखिए, फिर वो नोटिस के लिए और 48 दिन आपको छोड़ने पड़ते हैं। स्क्रीन पर देखिए पॉइंट नंबर 1 का तीसरा पॉइंट जो है वो, तीसरा पॉइंट नहीं, दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट जो आपको यही कह रहा है कि अगर नोटिस आपने पोस्ट से भेजा है तो वो नोटिस कब सर्व्ड माना जाता है? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 आवर्स ऑफ डिस्पैचिंग दैट लेटर जिसमें आपने नोटिस भेजा। ठीक है, तो 21 क्लियर डेज, डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस, डेट ऑफ मीटिंग एक्सक्लूड,
बाय पोस्ट है तो और 48 घंटा छोड़ना है, यानी 21 क्लियर डेज के अलावा 48 आवर्स आपको और छोड़ना है। ई मीन से देंगे तो कुछ स्पेशल और प्रोविजंस हैं जो कि कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 के रूल नंबर 18 में आपको कंप्लाई करना है। अच्छा, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स चैप्टर से ही हमारा पूरा जनरल मीटिंग निकलता है ना? तो वो आपको कंप्लाई करना है। क्या है वो बताऊंगी अभी आपको, पहले ये पॉइंट खत्म करते हैं। तो ये मेन पॉइंट हो गए। अब कुछ छोटे छोटे से पॉइंट आ रहे हैं, जैसे कि यदि अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो सेक्शन 8 कंपनी के केस में 21 नहीं बल्कि सिर्फ 14 क्लियर डेज का नोटिस दिया जाता है। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी पर ये सेक्शन पूरी तरह से रिलैक्स है। इट कैन प्रोवाइड फॉर एडिशनल प्रोविजंस इन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। वो अपने आर्टिकल्स में अलग से प्रावधान ऐड कर सकते हैं। आप मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे भी कॉल कर सकते हैं, यानी कि 21 डेज के नोटिस से भी कम का टाइम ड्यूरेशन का नोटिस दे करके आप मीटिंग कॉल कर सकते हैं। और यदि 21 डेज से कम का नोटिस देना है तो कुछ शर्तें आपको पूरी करनी है। शर्तें क्या? अगर एनुअल जनरल मीटिंग इस तरह से कॉल करना चाह रहे हैं तो फिर इसके संबंध में आपको एटलीस्ट 95%, नॉट लेस देन, स्क्रीन पे देखो पॉइंट नंबर 5 का पॉइंट नंबर बी, नॉट लेस देन 95% ऑफ द मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट एट द मीटिंग की कंसेंट चाहिए। और अगर कोई दूसरी मीटिंग है तो दूसरी मीटिंग कौन सी होगी भाई? हमारी ईजीएम होगी। तो इन केस ऑफ एनी अदर मीटिंग क्या जरूरी है? अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो दोज हु आर होल्डिंग 95% ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। अगर शेयर कैपिटल नहीं है, गारंटी से बनी कंपनी है, तो दोज हु आर होल्डिंग 95% ऑफ द वोटिंग राइट्स एक्सरसाइजेबल इन द मीटिंग। इतने संख्या के मेंबर्स की कंसेंट हमें चाहिए। और फिर हम मीटिंग शॉर्टर नोटिस यानी 7 दिन के या 8 दिन के या 10 दिन के या 15 दिन के नोटिस पे भी कर सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, क्वाइट ऑब्वियसली चीज, वो देखिए नीचे SS2 का जो एक पॉइंट आ रहा है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 मीटिंग्स पे लगता है, हर कंपनी को कंप्लाई करना है, मैंडेटरी है। पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। SS2 हमसे बड़ा क्लियरली कहता है कि कंसेंट ऑफ मेंबर्स जो है वो पहले ही लेना पड़ती है। वी नीड टू ऑब्टेन द प्रायर अप्रूवल। ऑब्वियसली ना, मीटिंग में परमिशन थोड़ी लेंगे कि मीटिंग को शॉर्टर नोटिस पे कॉल करें। पहले मीटिंग होगी उसमें कंसेंट लेंगे और आगे जो भी मीटिंग्स होंगी वो सब शॉर्टर नोटिस, राइट। तो ये हो गए नोटिस के पूरे पॉइंट। 21 क्लियर डेज, बाय पोस्ट है तो 48 आवर्स और छोड़ना है। सेक्शन 8 कंपनीज में सिर्फ और सिर्फ 14 डेज लगते हैं, प्राइवेट कंपनीज पे टोटल रिलैक्सेशन है। शॉर्टर नोटिस से जाना है तो 95% की कंसेंट ऑफ द मेंबर्स, प्रायर कंसेंट। अब बारी आती है आपकी रूल नंबर 18। शुरू में एक पॉइंट पढ़ा था ना अपन ने, यदि आप ई मीन से नोटिस देना चाहते हैं, क्योंकि अब ये परमिशन है, जब आप ई मीन से नोटिस देते हैं यू सेव अ लॉट ऑफ पेपर, एंड व्हेन यू सेव अ लॉट ऑफ पेपर वी नो दैट वी आर सेविंग लॉट ऑफ ट्रीज। कागज लकड़ी से ही बनता है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर नाउ इनटू द हैबिट ऑफ सेंडिंग द नोटिसेस इन द ई फॉर्म। और यदि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नोटिस भेजते हैं, ई फॉर्म में नोटिस भेजते हैं, तो कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 के रूल 18 स्क्रीन पर है आपके सामने, रूल 18 के कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको कंप्लाई करना। ऊपर के सब चलेंगे, कुछ एडिशनल पॉइंट्स। तो अब एडिशनल पॉइंट्स क्या है? जब ई फॉर्म में भेजते हैं तो हमेशा इसे ईमेल से भेजें। बोली थी ना, फोन नहीं करेंगे एक एक को, SMS नहीं डालेंगे, व्हाट्सएप नहीं भेजेंगे, राइट, ईमेल भेजें। अब ईमेल में भी या तो एज अ टेक्स्ट भेजिए, यानी ईमेल की बॉडी में ही टाइप कर दीजिए सब्जेक्ट लाइन के नीचे, या फिर आप अटैचमेंट दे दीजिए। अटैचमेंट लगाते हैं हम ईमेल्स में। अटैचमेंट अगर कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना नॉन एडिटेबल, जिसे एडिट नहीं करा जा सकता, जिसे बदला नहीं जा सकता। कोई भी मेंबर बदल दे, लीगल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो नॉन एडिटेबल फॉर्मेट में होनी चाहिए। मोस्ट प्रेफरेबल अडोबी का PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट होता है, में दे। कोई और भी फॉर्मेट में देना चाह रहे हैं दे सकते हैं, बस वो जिस भी फॉर्मेट में है वो फॉर्मेट का सॉफ्टवेयर, उसे कैसे डाउनलोड करेंगे एंड हाउ टू यूज के इंस्ट्रक्शन साथ में आपको देना, ठीक है। तो या तो टेक्स्ट टाइप कर दो, या क्या कर सकते हो, अटैचमेंट लगा दो साथ में, और या फिर क्या कर सकते हो, एक लिंक दे दो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL जिसे अपन कहते हैं, यानी एक लिंक प्रोवाइड कर दो जिस लिंक पर क्लिक करके आपके मेंबर्स उस नोटिस को देख सकते, ठीक है। एक अलग वेब पेज पर वो उस नोटिस को देख सकते हैं, चाहो तो ऐसा कर दो। अब ये तो हो गया। दूसरी चीज साथ में ध्यान रखना, अगर आपकी कंपनी की वेबसाइट है, लिस्टेड कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है वेबसाइट होना एज पर सेबी LODR रेगुलेशंस। अगर वेबसाइट है तो इसे वेबसाइट पर मैंडेटरली डालना पड़ेगा। और अगर कोई और दूसरी वेबसाइट को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट, ROC या किसी एजेंसी के द्वारा आपसे कहा जाता है तो फिर आपको उस पर भी डालना पड़ेगा, ठीक है।
ईमेल का जो सब्जेक्ट लाइन होता है, ठीक है, ईमेल का जो सब्जेक्ट लाइन होता है उसमें आपको बड़ा क्लियरली ये बताना है कि ये ईमेल किस कंपनी की किस मीटिंग के लिए है. दैट इज द नेम ऑफ द कंपनी, द नोटिस ऑफ द टाइप ऑफ मीटिंग, देन प्लेस एंड द डेट ऑन विच द मीटिंग इज शेड्यूल्ड. सब्जेक्ट लाइन में हम बता देंगे ताकि रीडर वहीं से बड़ा क्लियर हो जाए. सब्जेक्ट लाइन दिखता है ना पहले हमें, फिर उसे खोलते हैं मेल में तो पूरा मेल दिखता है. सब्जेक्ट लाइन में कंपनी का नाम, मीटिंग कौन सी है, एजीएमए की, ईजीएमए, नंबर क्या है उसका, कौन सी डेट पर है, कौन सी प्लेस पर है, वो सब चीजें सब्जेक्ट लाइन में डाल दो. और किससे भेजते हैं अपन, इट इज एड्रेस टू दोज हु आर एलिजिबल टू रिसीव दिस नोटिस. वो कैसे निकालते हैं, रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर करके निकालते हैं, राइट. और ये चीज या तो कंपनी अपने रिकॉर्ड्स में से खुद निकालती है, अगर ई फॉर्म के शेयर्स हैं तो डिपॉजिटरी के माध्यम से करा जाता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. ठीक, तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है. कुछ छोटे से और पॉइंट्स हैं जो रूल नंबर 18 में दिए गए हैं, वो देखो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं. क्या क्या ध्यान रखना है आपको, जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देते हो तो ऐसे सिस्टम से दो, यू हैव टू यूज, द कंपनी हैज टू यूज one such electronic system that is capable of producing confirmation. confirmation का मतलब क्या होता है, मेल गया, डिलीवर हो गया है या नहीं हुआ है का आपके पास कंफर्मेशन आना चाहिए. अब हमारे जो ईमेल्स हम यूज करते हैं ना, यूजुअली अगर हमने कोई गलत मेल आईडी टाइप करा है या अगर वो रेसिपिएंट पे नहीं गया है तो हमारे पास मेल बैक इनबॉक्स में एक मेल आ जाता है. गूगल में मोस्टली पोस्टमास्टर से वो मेल आता है कि इस रेसिपिएंट का आईडी गलत है और इस पे मेल नहीं गया. आपको ऐसे ही सिस्टम का यूज करना है सो दैट यू हैव अ प्रूफ कि हमने भेजा था, आपका मेल आईडी गलत है. ठीक है, क्यों, क्योंकि मेंबर्स उस चीज को लेकर के पॉइंट उठा सकते हैं कि भाई हमें तो नोटिस मिला ही नहीं, अभी तो मीटिंग की पूरी जो प्रोसीडिंग्स है वो इनवैलिड हो जाएगी. तो ऐसा जो एक्सीडेंटल ओमिशन होता है ना, ये एक्सीडेंटल ओमिशन अगर है तो मीटिंग की प्रोसीडिंग्स वैलिड है, बट अगर एक्सीडेंटल नहीं है, जानबूझ के कंपनी ने नहीं भेजा मेंबर को, तो मीटिंग इनवैलिड भी हो सकती है. तो इसलिए आपके पास प्रूफ ऑफ सेंडिंग होना चाहिए. सेंट आइटम में सब रिफ्लेक्ट हो जाता है. ठीक है, खुद से कर सकते हो या चाहो तो किसी रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट की हेल्प से ये सारा काम करवा सकते हो जो बल्क में आपके लिए ईमेल्स भेज दे. मेंबर ने मेल आईडी अपडेट नहीं कराया है और उस कारण से उसे मेल नहीं पहुंचा है, इसमें कंपनी कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती. ऑलवेज रिमेंबर दिस. सो इन केस द नोटिस दैट इज सेंट इज चैलेंज्ड, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द कंपनी कि हमने तो भेजा, आपका मेल आईडी गलत था, कि आपने अपडेट नहीं कराया तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमने आपको टाइम दिया था. तो ये सब चीजें साबित करती कि अगर एक्सीडेंटल ओमिशन है तो मीटिंग वैलिड है, पूरी तरह से वैलिड है, कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी. ठीक है, लेकिन अगर एक्सीडेंटल ओमिशन नहीं है तो मीटिंग, सब पॉइंट्स नोटिस से रिलेटेड. बिफोर वी कैन मूव अहेड, एक और छोटा सा पॉइंट है जो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि कोई मेंबर किसी स्पेशल तरह से नोटिस प्राप्त करने की रिक्वेस्ट कंपनी को करता है, हो सकता है भाई जैसे मेरे पास मेल आईडी नहीं है, मैं नहीं यूज करती साहब, मुझे नहीं आता ये सब इस्तेमाल करना, आई एम नॉट दैट कंप्यूटर सेवी, करा ही नहीं, जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं करा, तो आप तो मेरे को पोस्ट से भेजो. या ऐसा कोई भी स्पेशल रिक्वेस्ट होता है कि हैंड डिलीवरी से भेजो या पोस्ट से भेजो, तो फिर ऐसी स्थिति में कंपनी उस मेंबर की नीड्स को उसी तरह केटर करती है, कंपनी नोटिस वैसे ही भेजेगी. हाँ, जो भी एडिशनल खर्चा आ रहा है वो कंपनी मेंबर से मांग सकती है और मेंबर को वो देना पड़ेगा. समझ गए बच्चों, सबसेक्शन 1 क्लियर हो गया सब लोगों को एज फार एज द लेंथ ऑफ नोटिस इज कंसर्न. रूल 18 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. अब बारी आती है सबसेक्शन 2, कंटेंट्स. कंटेंट्स के बारे में हमने पिछले सेक्शन में डिस्कस करा था, किसी भी नोटिस में डेट, टाइम, वेन्यू भेजा जाता है. DDTV, yes, I have given that short form for you to remember. डेट, टाइम एंड वेन्यू, कब आपकी मीटिंग होना है ये आपके नोटिस में बड़ा क्लियरली होना चाहिए, और फिर आप कौन से बिजनेसेस ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं. ऑर्डिनरी भी हो सकते हैं, स्पेशल भी हो सकते हैं. कब कब, अगर एजीएम है तो याद रखिए, क्योंकि ईजीएम में कोई भी बिजनेस ऑर्डिनरी नहीं होता. यू रिमेंबर दैट लॉजिक आई टोल्ड यू, इफ द मीटिंग इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाउ विल यू हैव एनी ऑर्डिनरी बिजनेस इन द मीटिंग. मीटिंग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो बिजनेस ऑर्डिनरी कैसे होगा भाई. लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग उन 4 मेजर ऑर्डिनरी बिजनेसेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए ही होती है. उसके अलावा कुछ और करना है तो वो सब स्पेशल बिजनेस होते हैं. तो द बिजनेस इज टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग, आपको उसका मेंशन भी करना होता है अपने नोटिस में, वो कंटेंट्स में आता है, आप वो चीज भी बताएंगे. स्टैंडर्ड 2 यहाँ पर ये कहता है, जस्ट एज अ पार्ट ऑफ गुड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, जो कि दैट्स व्हाट द सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स आर मेंट फॉर बाय आईसीएसआई, आप अपने वेन्यू ऑफ द मीटिंग का रूट मैप और उसके
आसपास में कोई प्रोमिनेंट लैंडमार्क अगर है तो वो भी जरूर बताइए। जैसे हम अगेन शादी के इन्विटेशंस पे देते ना पीछे रूट मैप कि भैया यहाँ पर आना है आपको, राइट? तो ऐसा ही एक रूट मैप आप बता सकते हैं सो दैट द मेंबर्स फाइंड इट इजी टू रीच द डेस्टिनेशन, द वेन्यू ऑफ द मीटिंग, और जो भी प्रोमिनेंट लैंडमार्क हो वो बताइए। लोकल मेंबर्स को प्रॉब्लम नहीं आती है, ये किसके लिए होता है? स्पेशली फॉर दोज हु आर कमिंग फ्रॉम द सिटीज आउटसाइड जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो वो आप यहां पर बताइए। अच्छा, इन सब के साथ हर नोटिस में रीजनेबल प्रोमिनेंस के साथ आपको ये बताना होता है दैट एवरी मेंबर हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग हैज अ राइट टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी जो मेरे बिहाफ पर जाता है और मीटिंग अटेंड करता है। अब प्रॉक्सी के प्रोविजंस आगे नीचे डिटेल में आ रहे हैं, बट क्योंकि कंटेंट्स ऑफ नोटिस आया तो हमने इसे यहाँ पे पढ़ लिया। तो 3 मेजर चीजें जो आपको ध्यान रखना है, देयर आर 3 मेजर थिंग्स दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ कंटेंट्स: द डेट, टाइम, वेन्यू, द मीटिंग, along with the route map and the prominent landmark जो SS2 कहता है, businesses to be transacted, ordinary special जो भी businesses हैं, and with reasonable prominence mention that the member who is entitled to attend and vote at the meeting is also entitled to appoint a proxy, और proxy से related detail फॉर्म का फॉर्मेट अपन दे। ठीक है, समझे इतना? चलो सब सेक्शन 3 पर जल्दी से आगे बढ़ते हुए, अब नोटिस किसको भेजना है भाई, क्योंकि हर किसी को नहीं जाता नोटिस। इनफैक्ट हर मेंबर को आप नोटिस भेजते हो लेकिन हर मेंबर मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता, तो कौन कर सकता है? या नोटिस के एंटाइटलमेंट का पॉइंट जो कि सबसेक्शन 3 में दिया क्या है, यू हैव इट ऑन द स्क्रीन। एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, हर मेंबर, शेयर होल्डर्स मेंबर होते हैं ना, कॉल देम एज मेंबर्स, राइट? So even they are entitled to receive the notice, but see that specifically highlighted rectangular box, सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि यदि एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन से ज्यादा के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड अरियर्स में चल रहा है तभी वो मीटिंग में वोट डाल सकते, तब उनको मिल जाता है वोटिंग राइट। अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन कम एंड अटेंड द मीटिंग बट दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट इन द जनरल मीटिंग। सो हर मेंबर को नोटिस भेजेंगे। अगर मेंबर की डेथ हो चुकी है, डिसीज मेंबर के केस में उसकी लीगल हायर्स को नोटिस जाता है, और इंसॉल्वेंट अगर कोई मेंबर हो चुका है तो उसकी लीगल असाइनी को नोटिस। ठीक है, तो ऐसे हर मेंबर को नोटिस जाता है। कंपनी के ऑडिटर्स को भी नोटिस भेजा जाता है। जो भी ऑडिटर्स हैं जिन्होंने आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करा है, दे आर देयर इन द जनरल मीटिंग टू आंसर एनी क्वेरीज ऑफ द शेयर होल्डर्स रिलेटेड टू इट। ऑडिटर्स आर ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर द जनरल मीटिंग। By the company secretaries, the auditors are invited to be a part of the meeting. By the company secretaries, we invite them. Okay? Then the third part is, तीसरा किसको देना है हमें? हर डायरेक्टर को। Definitely. डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना कंपनी के मेंबर्स के लिए, तो एवरी डायरेक्टर नीड्स टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। ठीक? हाँ, कोई किसी कारणवश नहीं आ पा रहा है तो बात अलग है, अदरवाइज नोटिस हम सबको भी। तो ये हुआ आपके एंटाइटलमेंट ऑफ नोटिस का पॉइंट। यहां पर आकर के एंटाइटलमेंट का पॉइंट खत्म हो रहा है। 2 छोटे से पॉइंट और है नीचे। प्राइवेट कंपनीज पे रिलैक्सेशन है, आर्टिकल्स में अलग से पॉइंट ऐड कर सकती है। और देखो वो एक्सीडेंटल ओमिशन का पॉइंट जो अभी आपको बताई थी सबसेक्शन 4 में है। एक्सीडेंटल ओमिशन अगर होता है, गलती से यदि नोटिस आप तक नहीं पहुंच पाता है, मीटिंग वैलिड है भैया। पर हाँ, यदि एक्सीडेंटल ओमिशन नहीं है और जानबूझ करके किसी मेंबर तक नोटिस नहीं भेजा गया, तो ऐसी स्थिति में द एंटायर प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग कैन बिकम इनवैलिड। आपकी पूरी मीटिंग इनवैलिड हो सकती है। समझ गए क्या? इतना बहुत अच्छे से। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 के 2 छोटे से पॉइंट, इससे पहले कि सीधे सेक्शन 102 पर हम आगे बढ़ जाएं। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपकी कंपनी में यदि डिबेंचर ट्रस्टीज हैं, डिबेंचर्स इशू हैं, तो सेक्रेटरियल ऑडिटर है, अगर सेक्रेटरियल ऑडिट होता है तो ऐसी स्थिति में आप उन्हें भी नोटिस भेजिए। एनी अथॉरिटी दैट इज ऑथोराइज्ड बाय द कोर्ट, आप उन्हें भी नोटिस भेजिए। जॉइंट शेयर होल्डर्स के केस में सिर्फ फर्स्ट मेंशन शेयर होल्डर को नोटिस जाता है। हाँ, अगर उसकी डेथ हो चुकी है तो फिर जाहिर सी बात है, जो भी आपके पास सीक्वेंस ऑफ नेम अवेलेबल है आरओएम में, अगला जो भी नेक्स्ट मेंबर है आप उसे भी। तो ये हो गए पूरे आपके नोटिस के पॉइंट। समझ गए? क्लियर हो गया इतना पूरा पॉइंट? चलिए बढ़ जाते हैं आगे और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पर। ये बड़ा छोटा सा सेक्शन 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होता है? तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हर नोटिस के साथ एडिशनली लगाया जाता है। और क्यों लगाते हैं अपन इसे? इसमें हम वो सारे मटेरियल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन देते हैं क्योंकि शेयर होल्डर्स पढ़ करके मीटिंग में आने से पहले
उस मीटिंग में प्रपोज करे जाने वाले रेजोल्यूशंस पर उन्हें क्या कहना है या क्या पूछना है का मन बना सकते। हम नोटिस पहले भेज रहे हैं ना, तब नोटिस में हमने जो भी स्पेशल बिजनेस दिए होते हैं, स्पेशल नेचर के बिजनेस, उन सभी स्पेशल नेचर के बिजनेस का हम रेजोल्यूशन भी देते हैं नोटिस में और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी, जिसमें वो सारे मटेरियल फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं तो देखो स्क्रीन पर सामने दी भी हूं मैं आपको। कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी या उनके रिलेटिव। डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी, DMKR, डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी और उनके रिलेटिव्स का फाइनेंशियल या अदरवाइज किसी भी तरह का नेचर ऑफ इंटरेस्ट है या कोई भी कंसर्न है, इन्वॉल्वमेंट है कुछ रिजोल्यूशंस में जो मीटिंग में पास होना है, तो आपको उसे बताना पड़ेगा। आपको वही देना है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, आपको वही चीज एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा ऐसी कोई भी दूसरी इंफॉर्मेशन जिसे पढ़ करके एक शेयर होल्डर अपना डिसीजन ले सकता है, क्योंकि रिजोल्यूशन में तो हम बड़े कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, resolve that so and so is being authorized to do so and further so and so person is being authorized to conduct all the proceedings, to file all the forms, to do all such acts, deeds and actions as may be necessary। काम खत्म। बट अगर कोई काम आप कर रहे हो जिसपे आप मेंबर से परमिशन लेना चाहते हो, तो आपको उससे संबंधित सारे मटेरियल फैक्ट्स और डिटेल्स बताना है। और वो सब कहाँ पर आता है बच्चों? वो हमारे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आता है। इनफैक्ट यदि कुछ डॉक्यूमेंट्स के इंस्पेक्शंस की परमिशन भी आप मेंबर्स को दे रहे हो, लाइक सम डॉक्यूमेंट्स जो आप कह रहे हो उनसे कि आप इन्हें भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है, कब अवेलेबल होंगे, कहाँ अवेलेबल होंगे, टाइम, डेट, प्लेस, ये सब आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप इन चीजों का एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं देते हो, तो फिर ऐसी स्थिति में विदाउट एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिए जो भी बिजनेसेस डिस्कस हुए हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उससे मिलने वाले सारे बेनिफिट्स आपके डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी या उनके रिलेटिव्स को कंपनी के अगेंस्ट इंटरेस्ट होल्ड करना है। इंटरेस्ट, आपको वो सारा फायदा लौटाना पड़ेगा। यू विल बी लायबल टू कॉम्पनसेट द एंटायर बेनिफिट दैट इज डिराइव्ड, क्योंकि विदाउट एडिक्वेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग टू द शेयर होल्डर्स हमने ये डिसीजंस ले लिए। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड जो है वो हमसे ये कहते हैं कि यदि आपका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वेग या ट्रिकी होता है तो हम उसे लॉ में गलत मानते हैं। इनफैक्ट ये कंपनी लॉ में भी है, 102 में भी है, वेग और ट्रिकी है। जानबूझ के घुमाने फिराने की कोशिश कर रहे हो, है कुछ और बता कुछ और रहे हो, घुमा फिरा के चीजें लिख रहे हो, सीधा नहीं लिख रहे हो, इट्स बैड इन लॉ। एंड बैड इन लॉ मतलब बुरा है। बुरा है का मतलब क्या? वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सही नहीं माना जाता, करेक्ट नहीं माना जाता। ठीक है, ऑर्डिनरी आइटम्स ऑफ बिजनेस के लिए हम कभी भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं देते, और ये आप सब बहुत अच्छे से। हाँ, लेकिन अगर उन ऑर्डिनरी आइटम्स ऑफ बिजनेस में डायरेक्टर, ऑडिटर जो कि लायबल टू टाई बाय रोटेशन है, उनके अलावा किसी और का अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में हमको रिजोल्यूशन भी देना है और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी। अदरवाइज हम ना तो रिजोल्यूशन देते हैं ऑर्डिनरी बिजनेसेस के लिए और ना ही एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की नीड पड़ती है। तो ये जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स हैं आपके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के। देखो हमने कवर अप कर लिया यहाँ पर सेक्शन 101 और 2। अब बारी आ रही है आपके तीसरे सेक्शन की, जो कि मीटिंग को वैलिडली कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। कॉल कन्वीन वाला पार्ट हो गया, नोटिस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हो गया, आपका वो पहला वाला जो ओवल शेप्ड सर्कल था वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब नीचे वो दूसरा वाला जो है ना उस पर अब 3 और 4 और 5 अगले 3 सेक्शन। फोरम, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए जरूरी है, चेयरमैन जिसके प्रेजेंस के बिना मीटिंग शुरू ही नहीं हो सकती, और प्रॉक्सी एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार कंपनी के मेंबर्स का, जहां पर वो अपने बिहाफ पर किसी और को मीटिंग अटेंड करने भेज सकते हैं। अब ये पढ़ना है। आओ पहले 103 पर आते हैं। 103 कोरम पर आधारित है, तो मीनिंग क्या है? वही मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हमें रिक्वायर्ड है, काहे के लिए? मीटिंग को वैलिडली कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। दिस मीन्स बिना इनके मीटिंग वैलिडली कॉन्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्या होती है कोरम? तो आपने उधर बैठे बैठे रिकॉल कर लिया है, चार्ट पे आपकी नजर गई हो चाहे ना गई हो, मुझे पता है आप सभी ने रिकॉल कर लिया है। हाँ, आर्टिकल्स में हम इन पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं, बट अदरवाइज क्या होता है, अगर पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स जो है एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग इज नॉट मोर देन 1000, तो 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। मोर देन 1000, बट इफ इट इज अप टू 5000, तो ऐसी स्थिति में 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। एंड इफ इट्स मोर देन 5000, तो फिर ऐसी स्थिति में 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। पर्सनली प्रेजेंट, पीपी पर्सनली प्रेजेंट चाहिए, प्रॉक्सी कोरम में नहीं आते।
एज अगेंस्ट दिस प्राइवेट कंपनी में कोरम बहुत सिंपल सी होती है, 2 members पर्सनली प्रेजेंट। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने भी हो, 10, 15, 20, 50, 100, 200 से ज्यादा तो होंगे भी नहीं प्राइवेट कंपनी में, तो सिर्फ 2 members पर्सनली प्रेजेंट हमें चाहिए होते हैं। और क्या पॉइंट है कोरम को लेकर के आपके इस सेक्शन 103 में, तो कोरम का मीटिंग के शेड्यूल टाइम से आधे घंटे में प्रेजेंट हो जाना बहुत जरूरी। टाइम दैट इज डिसाइडेड फॉर द कोरम इज हाफ एन आवर। हाफ एन आवर में कोरम प्रेजेंट होना चाहिए। जो भी टाइम दिया, 10 AM दिया है, 10:30 AM तक कोरम आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ पाती है तो क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, बता दिया ना उधर आपने बैठे बैठे, एडजर्न हो जाता है मीटिंग। सामान्य तौर पर मीटिंग एडजर्न हो जाता है टू द सेम टाइम, सेम प्लेस एंड द सेम डे। डेट सेम नहीं हो सकती, सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एडजर्न हो जाएगा। और अगर रिक्वेजिशन पर कॉल करी गई ईजीएम है, जो वहां भी पढ़े थे, अगर रिक्वेजिशन पे कॉल करी गई ईजीएम है तो ऐसी स्थिति में उसके साथ क्या होता है, वो डिसॉल्व हो जाती है, कैंसिल हो जाती है ना। अच्छा, एडजर्नमेंट से रिलेटेड कुछ और पॉइंट है, उस पर आ रहे हैं, बट पहले ये SS2 का पॉइंट देख लो जो कोरम के रिलेशन में है। SS2 आपसे कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स कहता है। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 कोट करना भी बहुत जरूरी है। एग्जाम में, परीक्षा में क्वेश्चंस आए तो पूरा प्रयास करिएगा कि कंपनी एक्ट के प्रोविजन के साथ नीचे शॉर्ट में ब्रैकेट में SS2, SS1 जो भी अप्लीकेबल होते हैं, SS3 कोट कर देंगे। बहुत बढ़िया शानदार इंपैक्ट आने वाला है आपके आंसर का, ठीक है। तो क्या कहता है आपका सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड? पहला पॉइंट, आर्टिकल्स हाई नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं कोरम का, फिर वही अप्लीकेबल हो जाएगा। प्रॉक्सीज को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट्स या पोजीशंस लाइक प्रेसिडेंट एंड गवर्नर 112, 113 बस एज गुड एज पर्सनली प्रेजेंट माने जाते हैं, एज गुड एज पर्सनली प्रेजेंट, ठीक है। एक व्यक्ति जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है एक से ज्यादा बॉडी कॉर्पोरेट का, वो एज गुड एज 2 और मोर देन 2 पर्सन पर्सनली प्रेजेंट माना जाता है। लाइक आई फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल ले लो यहाँ पर इनकेस कंफ्यूजन क्रॉप अप हुआ हो तो। मानिए कंपनी एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड की मैं एक मेंबर हूं और एक कंपनी है 123 प्राइवेट लिमिटेड, वो भी मेंबर है। अब 123 प्राइवेट लिमिटेड जो है, क्योंकि वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव बना देती है इस सेक्शन के अनुसार, और मुझे एबीसी लिमिटेड की मीटिंग अटेंड करना है। अब मैं 123 प्राइवेट लिमिटेड की रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मेंबर पर्सनली प्रेजेंट हूँ, और दूसरा मैं खुद भी कंपनी की मेंबर हूँ और मीटिंग अटेंड कर रही हूँ, तो फिर मैं एक मेंबर पर्सनली प्रेजेंट हूँ, यानी 2 मान लिए गए ना। मैं गई एक अकेली हूँ, बट आई एम एज गुड एज 2 members गोइंग इन द मीटिंग। हाँ, यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर ऐसा कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो रहा है तो कम से कम 2 members जरूर वहां पर एक्चुअली फिजिकली प्रेजेंट हो, ताकि वो मीटिंग कर सके। मैं 3, 4, 5 लोगों की रिप्रेजेंटेटिव बन के अगर अकेली चली गई तो फिर ऐसी स्थिति में मैं अकेले अपने आप से मीटिंग कैसे करूंगी? एटलीस्ट 2 तो हमें चाहिए ना। सी दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो कि आपको ब्रैकेट में दी हूं मैं, यहाँ पर ब्रैकेट में पॉइंट नंबर डी के नीचे, हाउएवर टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग वैलिडली एटलीस्ट 2 individuals शुड बी प्रेजेंट पर्सनली, ठीक है। मेंबर रिलेटेड पार्टी है तो वो कोरम के लिए काउंट होगा, बस हाँ हम जानते हैं कि वोटिंग के दौरान वो वोट नहीं डाल सकता है। कोरम की जो रिक्वायरमेंट है वो पोस्टल बैलेट के दौरान नीडेड नहीं होती है, पोस्टल बैलेट क्योंकि हम घर से करते हैं। एंड देन कोरम शुड बी प्रेजेंट ऑल द टाइम, पूरे समय कोरम होना चाहिए, नॉट जस्ट कि बस मीटिंग शुरू हुई तो आधे घंटे में कोरम आ जाए। एंटायर प्रोसीडिंग्स चल रही है तब तक, स्पेशली जब बिजनेसेस ट्रांजैक्ट करे जा रहे हैं, कोरम की मौजूदगी बहुत जरूरी है। तो कोरम से रिलेटेड पॉइंट इतना था आपका, छोटा सिंपल, 5, 15, 30, 2 पर्सनली प्रेजेंट होंगे तो ही वैलिड है कोरम में, अदरवाइज नहीं है। रिलेटेड पार्टीज भी कोरम में आती है, हाँ वोट नहीं डाल सकते, प्रॉक्सीज कोरम में नहीं आती, ठीक है। चलो, एडजर्नमेंट छोड़ा था ऊपर, बोला था नीचे पॉइंट आ रहे हैं। एडजर्नमेंट को लेके पॉइंट क्या होते हैं? अब एडजर्नमेंट क्या है हम जानते हैं, मीटिंग का स्थगितीकरण, आगे बढ़ गई है तो डिफॉल्ट रूल क्या होता है, अब भी जो हमने ऊपर पढ़ा कि अगर कोई भी मीटिंग एडजर्न होती है तो सामान्य तौर पर वो अगले हफ्ते सेम टाइम, सेम प्लेस और सेम क्या डे पर चली जाती। जैसे मानिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मंडे है और आज की मीटिंग अगर एडजर्न हुई है तो वो अगले मंडे पर जाएगी, टाइम वही रहेगा, प्लेस वही रहेगी, डेट सेम नहीं हो सकती ना, डे सेम हो जाए, ठीक है। क्लियर है इतना? अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है हमें कि जब ये मीटिंग एडजर्न होती है तो वो सेम वीक पर होगी, ये आपका एक डिफॉल्ट रूल है, और या फिर वो एक ऐसे टाइम ड्यूरेशन के लिए हो सकती है जो कि नॉट मोर देन 30 days। यानी अगर आप सेम वीक, अगले वीक के सेम
जो भी डे पड़ रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो नॉट मोर देन 30 डेज के टाइम ड्यूरेशन के लिए भी एडजर्न कर सकते हैं। यदि ऐसा हुआ है, अगले हफ्ते गई है या नॉट मोर देन 30 डेज के लिए मीटिंग एडजर्न हुई है, वैसी स्थिति में फिर आपको क्या करना है, मीटिंग से कम 3 दिन पहले आपको उस मीटिंग का एक नोटिस, जस्ट एक जनरल इंटीमेशन बनाकर हर मेंबर को इंडिविजुअली भेजना है। अगर नहीं पॉसिबल है तो पब्लिश कर दीजिए, एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए न्यूज़पेपर में, एक लोकल या वर्नाक्युलर लैंग्वेज के और एक इंग्लिश लैंग्वेज के नेशनल डेली न्यूज़पेपर में दे, ठीक है। हाँ, अगर आपकी मीटिंग सिने डाई यानी फॉर एन अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एडजर्न हो गई, पता ही नहीं अब दोबारा कब गठित होगी, फिलहाल में स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई कि अभी एडजर्न करना पड़ रहा है, बट अब दोबारा गठित कब करेंगे कुछ नहीं कह सकते। सिने डाई एडजर्न हो गई या 30 डेज से ज्यादा के लिए एडजर्न हो गई, तो नोटिस फिर जाएगा हर एक मेंबर को, और इस बार नोटिस पूरा वैसे ही जाएगा जैसे कि 101 में लिखा, पूरा वही 21 क्लियर डेज पहले देना है, डेट ऑफ मीटिंग एंड डेट ऑफ डिस्पैच जो है वो कैलकुलेट नहीं होगा, पोस्ट से भेजेंगे तो 48 घंटा बाद वो 21 क्लियर डेज काउंटिंग होगा, वो सब पूरा वैसे ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मीटिंग फॉर द वांट ऑफ कोरम एडजर्न हुई थी, और यदि एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आती है, तो जितने मेंबर आ गए हैं हम उतने से ही कोरम बना के मीटिंग शुरू कर देते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन की कम से कम एटलीस्ट 2 मेंबर तो होने चाहिए ताकि मीटिंग शुरू हो सके। यानी अगर आपकी कोरम 5 मेंबर्स की थी, मीटिंग में 5 मेंबर्स नहीं आए, अगले हफ्ते के लिए एडजर्न कर दी, अगला हफ्ता जब आया तब मीटिंग फिर से उसी टाइम पर हो रही है, उसी वेन्यू पर हो रही है, उसी डे पे हो रही है, बट फिर से 5 मेंबर नहीं आ रहे हैं, आए सिर्फ 3, मीटिंग कर सकते हैं। एक ही आया, मीटिंग खत्म, कैंसिल, डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है। क्लियर हो गया क्या इतना? SS2 ने यहाँ पर कुछ और एक्सप्लेनेशन भी दिया है आपको। अच्छा बच्चों, एक चीज और ध्यान रखिए, एडजर्नमेंट का कोई सेक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको ऊपर कोई सेक्शन नहीं लिख के दिया, बाकी सब जगह आप देख रहे हैं सेक्शंस हैं। कंपनी एक्ट में एडजर्नमेंट को लेके कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं, इट्स जस्ट दैट वी हैव सम इंटरप्रिटेशंस दैट आर ड्रॉन, और उसके बाद सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है हमारा जहां पर हमें एडजर्नमेंट के कुछ पॉइंट दिए, तो छोटे छोटे पॉइंट है। ड्यूली कन्वीन अगर मीटिंग है तो हम उसको एडजर्न नहीं करते जब तक ऐसी स्थितियां उत्पन्न ना हो जाए। उन स्थितियों के उत्पन्न होने पर या तो चेयरमैन जो है वो स्योमोटो भी मीटिंग को एडजर्न कर सकता है या मेंबर्स की कंसेंट लेकर के कर सकता है, ठीक है। मेंबर्स की कंसेंट लेगा फिर करेगा एडजर्न, अगर लग रहा है तो कोरम आ गई बट किसी कारणवश करना पड़ रहा है। स्योमोटो वो यूजुअली तब करता है जब ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हो गए हैं कि मीटिंग कंडक्ट कर पाना ही पॉसिबल नहीं, मेंबर्स लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़ाई पिटाई ये सब चल रहा है, फिर चेयरमैन स्योमोटो मीटिंग को एडजर्न कर देगा, और एडजर्न मीटिंग में सिर्फ अनफिनिश्ड बिजनेसेस ट्रांजैक्ट होते हैं। हाँ, अगर ओरिजिनल मीटिंग में कुछ भी ट्रांजैक्ट नहीं हो पाया था तो जो जो नोटिस में था वो सारा का सारा एडजर्न मीटिंग में होगा। अगर ओरिजिनल में कुछ बिजनेसेस ट्रांजैक्ट हो गए थे तो सिर्फ जो बचे हैं ना वही एडजर्न में डील करे जाएंगे, फिर से शुरू नहीं करेंगे। पिक्चर में इंटरमिशन आने के बाद शुरू से कहानी शुरू थोड़ी होती है, आगे बढ़ जाती है, तो ये इंटरमिशन जैसे ही तो है एडजर्नमेंट, इंटरवल ही तो है ये एडजर्नमेंट, तो जो बचा है बस वही होगा, फिर से शुरुआत नहीं होगी, जो ओरिजिनल में हो गया वो ओरिजिनल का, हाँ और बस यहीं पर जो ओरिजिनल में हो गया वो ओरिजिनल का, जो एडजर्नमेंट में होगा वो एडजर्न मीटिंग का। और इसीलिए देखो सेक्शन 116 का यहाँ रेफरेंस डाली हूं मैं, ये 116 अलग से कहीं नहीं आएगा, ये बस एक छोटा सा पॉइंट है। यहाँ जो बिजनेसेस एडजर्न मीटिंग में ट्रांजैक्ट होते हैं ना उन सब को हम एडजर्न मीटिंग की डेट से ही इफेक्टिव मानते हैं। See, I'll read that line of the section for you. A resolution passed at an adjourned meeting of a company shall be treated as passed on the day it was actually passed and not on any earlier date. यानी कि अगर ओरिजिनल मीटिंग 10 तारीख की थी, एडजर्न मीटिंग 16 तारीख की है, तो जो रेजोल्यूशन 10 को पास हुए वो 10 की डेट से इफेक्टिव है, जो 16 को पास हुए वो 10 की नहीं वो 16 की डेट से इफेक्टिव है। समझ लिए क्या मेरे प्यारे बच्चों, सब बहुत अच्छे से? आई सपोज द थिंग्स आर क्लियर। हम यहाँ पर 3 सेक्शंस कवर अप कर चुके हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं 104 से। अगेन 102 के जैसे बहुत छोटा सा सेक्शन है, पेमेंट पर आधारित। चेयरमैन कौन होता है भाई, जल्दी जल्दी बताइए, उधर से बैठे बैठे मेरे को कौन होता है चेयरमैन? चेयरमैन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है मैडम। यस, चेयरमैन वो होता है जो कि मीटिंग की शुरुआत करता है, चेयरमैन वो होता है जिसके प्रेजेंस के बाद मीटिंग शुरू होती है। इनफैक्ट द वन हु controls and conducts the entire proceedings of the meeting in a fair, transparent and reasonable manner, वो आपका चेयरमैन है। चेयरमैन को लेकर के कंपनी एक्ट क्या कहता है? तो 104 में तो बहुत छोटा सा पॉइंट है, उस पर जाने से पहले आर्टिकल्स के जो हमें फॉर्मेट दिए गए हमारे स्केड्यूल 1 में, उससे जो हमने पॉइंट्स
निकाले अलॉन्ग विद सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2, तो वहां कुछ बेसिक रूल चलते हैं। सबसे पहला और कॉमन, CM of the BM is the CM of the GM. Yes, that is the very short form to remember. CM यानी chairman, BM यानी board meeting, GM यानी general meeting. Chairman of the board meeting is the chairman of the general meeting. This is one of the most default and the simplest provision that is applicable in every general meeting. तो व्यक्ति board meetings का chairman है, वही व्यक्ति आपकी general meetings का भी chairman है. The most simplest point. हाँ, यदि वो चेयरमैन मीटिंग के स्केड्यूल्ड टाइम से 15 मिनट में नहीं आता है, 15 मिनट में नहीं आ पाता है, या फिर अगर वो आ तो जाता है बट वो विलिंग नहीं है टू एक्ट एज द चेयरमैन, जो भी डायरेक्टर्स वहां पर प्रेजेंट है उस दौरान वो अपने आप में से किसी एक को चेयरमैन इलेक्ट कर लेते हैं. पॉइंट नंबर बी. पॉइंट नंबर सी, इन केस यदि कोई भी डायरेक्टर विलिंग ही नहीं है टू एक्ट एज द चेयरमैन, नहीं करना चाह रहे वो मीटिंग को चेयर, या डायरेक्टर्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं 15 मिनट में, तो फिर ऐसी स्थिति में द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट ओवर देयर विल इलेक्ट एनीवन अमंग देमसेल्व्स टू बी द चेयरमैन ऑफ दैट मीटिंग, और ये करा जाएगा शो ऑफ हैंड्स के माध्यम से, अनलेस अदरवाइज डिमांडेड. अनलेस अदरवाइज डिमांडेड मतलब क्या? पोल डिमांड हो सकता है. यस, है ना. अब अच्छा, यहीं पर ही 104 का वो रेफरेंस देख लीजिए, क्योंकि 104 में बस यही है. Unless the articles otherwise provide for, members who are personally present shall elect among themselves anyone to be the chairman by show of hands. तो आर्टिकल में क्या लिखा होता है? क्या कहता है सेक्शन? Unless the articles otherwise provide. तो आर्टिकल क्या लिखते हैं? आर्टिकल वो जो ऊपर के पॉइंट है वो लिखते हैं, जो ऊपर दिया गया वो लिखते हैं. क्या लिखते हैं वो? कि सामान्य तौर पे CM of BM is the CM of GM. But if the CM is not willing to act or is not present in 15 minutes from the scheduled time, then any director shall be elected by the directors to act as the CM. If the directors are not present or not willing to act, then the members shall elect from among themselves anyone to act as the chairman of that meeting. पोल डिमांड हो सकता है, यहाँ पोल डिमांड हो सकता है. अगर पोल डिमांड कर लिया गया चेयरमैन के इलेक्शन के लिए, तो वो पोल फोर्थ विथ लेना है. अनलाइक टू अदर बिजनेसेस जहां पर यदि पोल डिमांड होता है तो वहां पर समय लगता है रिपोर्ट बनाने, पोलिंग प्रोसीजर कंडक्ट करने, सब में. ये पोल फोर्थ विथ होता है. फोर्थविथ इज द लीगल टर्म. उसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इमीडिएट. जो चेयरमैन शो ऑफ हैंड से इलेक्ट हुआ है वो उतनी देर के लिए चेयरमैन रहेगा, इमीडिएट पोल होगा, और उसके बाद जो इलेक्ट हुआ है पोल से वो चेयरमैन मीटिंग की आगे की प्रोसीडिंग्स चलाएगा. चल रहे हैं आप भी बढ़िया. सेक्शन 104 कंप्लीट हो चुका है हमारा. यहाँ पर सिर्फ कुछ छोटे से पॉइंट्स बचे हैं 105 पर आने से पहले, और ये छोटे से पॉइंट्स चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो शुरुआत में मैं बोली थी आपको. चेयरमैन क्या इंश्योर करता है? मीटिंग इज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, मीटिंग इज कंडक्टेड इन अ फेयर एंड इम्पार्शियल मैनर, objectives and implications of the resolution are properly explained to each and every member in the meeting, or chairman shall not propose any resolution in which he is or she is deemed to be concerned or interested. अगर चेयरमैन किसी भी रेजोल्यूशन में इंटरेस्टेड है तो उतनी देर के लिए चेयरमैन मीटिंग प्रीमाइसेस से बाहर चला जाएगा. फिर दूसरा चेयरमैन इलेक्ट करेंगे मेंबर्स उतनी देर के लिए शो ऑफ हैंड से, और फिर वो चेयरमैन उतनी देर के लिए ही चेयरमैन रहेगा, और फिर जब ओरिजिनल आ जाएगा तो वो हट जाएगा. तो ये सब पॉइंट चेयरमैन से संबंधित थे. और अब हम बढ़ रहे हैं अपने आज के आखिरी सेक्शन पर, और आखिरी सेक्शन है प्रॉक्सीज का. थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है ये, करीबन हमें 5 से 7 मिनट या 8 मिनट का समय लग सकता है, बट इसके जो पॉइंट्स है बड़े छोटे छोटे बारीक बारीक है. ध्यान से इन्हें बड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि केस स्टडीज निकल आती है इनमें से. प्रॉक्सी 105, दो मीनिंग. पहला, वो डॉक्यूमेंट जिसके आधार पर एक व्यक्ति को ऑथराइजेशन मिलता है कि वो किसी और के बिहाफ पर जो मेंबर है मीटिंग अटेंड कर सके. और दूसरा मीनिंग, वो व्यक्ति जो किसी और के बिहाफ पे मीटिंग अटेंड कर रहा है, वो किसी और का मतलब मेंबर से है, वो व्यक्ति प्रॉक्सी होता है. So there is a form that is called as proxy and there is a person that is called as proxy. पर्सन वो जो मेंबर के बिहाफ पर मीटिंग को अटेंड करता है, और इस कारण से इनका रिलेशन प्रिंसिपल और एजेंट जैसा होता है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रावधानों से गवर्न होता है. अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे देश में ना किसी भी लॉ का बेस है बच्चों. किसी भी लॉ का, कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट उठा के देखोगे ना, हर एक का बेस, हर एक का सेंटर पॉइंट है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ये जो रिलेशनशिप है ये प्रिंसिपल और एजेंट का होता है. अब हमारा 105
कंपनी एक्ट का सेक्शन 1(5) क्या कहता है प्रॉक्सीज को लेकर के। तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट है, एक एक करके आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, मैं एक एक करके बताते जाती हूँ, आप साथ साथ में पढ़ते भी जाना। कोई भी मेंबर, एनी मेंबर जो कि कंपनी का मेंबर है और मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए एलिजिबल है, वहां वोट डालने के लिए एंटाइटल्ड है, प्रॉक्सी अपॉइंट कर। हाँ, उसे कुछ शर्तें ध्यान रखनी पड़ती। वो शर्तें क्या है कि अगर एक कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइडेड फॉर, ये प्रावधान वहां नहीं लगता। शेयर कैपिटल नहीं है कंपनी में, गारंटी से बनी है, तो यदि उसके आर्टिकल में लिखा है कि मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं तो ही कर पाएंगे, अदरवाइज फॉर अ कंपनी दैट इज नॉट लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, ये प्रोविजन वहां पर नहीं लगता। ठीक है। हाँ, किसी भी स्पेसिफिक कंपनी या प्रिस्क्राइब्ड टाइप ऑफ कंपनीज के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ये बता सकती है कि मेंबर्स वहां किसी बाहर के व्यक्ति को प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते। यूजुअली गवर्नमेंट कंपनीज में होगा क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस वहां हो सकता है, या कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ पेंडिंग लिटिगेशन हो सकते हैं जहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो वहां फिर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि आप प्रॉक्सी के तौर पर किसी भी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट नहीं करोगे। मेंबर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी। दो इंटरप्रिटेशन, पहला, बाहर का कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में प्रॉक्सी नहीं बन सकता। दूसरा, ऐसी स्थिति नहीं है तो बाहर का कोई भी व्यक्ति प्रॉक्सी बन सकता है जो भले मेंबर ना हो। हाँ, प्रॉक्सी बनने के लिए मेंबर होना जरूरी बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी में है। देखो ठीक नीचे का पॉइंट, सेक्शन 8 कंपनी में प्रॉक्सी सिर्फ मेंबर ही बन सकते हैं। इट्स ओनली अ मेंबर दैट कैन बी अ प्रॉक्सी। है, क्या आप एक से ज्यादा लोगों के लिए प्रॉक्सी बन सकते हैं? जवाब है हाँ। कितने लोगों के लिए बन सकते हैं मैडम? मैक्सिमम अप टू 50 members who are holding in aggregate or in total not more than 10% of the total share capital of the company। इतने संख्या के सदस्य जो 50 से ज्यादा ना हो और इन सब की टोटल होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल में 10% से ज्यादा ना हो। यानी यदि एक ही मेंबर कंपनी में 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा है और यदि वो किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट करता है तो वो व्यक्ति किसी और के लिए प्रॉक्सी नहीं हो सकता। और कंपनी में 45 मेंबर्स, 45 मेंबर्स की शेयर होल्डिंग 8% के बराबर है, तो ये 45 के 45 किसी एक को अपना प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। जादुई प्रोविजन है ये, और एंड है बीच में, हाँ ध्यान रखना। तो बोथ द कंडीशंस हैव टू बी साइमल्टेनियसली फुलफिल्ड, नॉट मोर देन 50, और ये जितने भी हैं जो नॉट एक्सीडिंग है नॉट मोर देन 50, इन सब की टोटल होल्डिंग कंपनी की टोटल पेड अप शेयर कैपिटल में 10% से ज्यादा ना। इतने सब के लिए एक व्यक्ति प्रॉक्सी बन सकता है। ठीक, प्रॉक्सी की सूचना जो होती है वो नोटिस में दी जाती है। हमने नोटिस पढ़ते समय भी पढ़ा था, बड़ा रीजनेबल प्रोमिनेंस के साथ। रीजनेबल प्रोमिनेंस क्या होता है बच्चों? इस तरह से आपको उसे नोटिस में बताना है कि वो क्लियरली दिखे, समझ में आए, पढ़ने योग्य हो। रीजनेबल प्रोमिनेंस के साथ, दैट इज एक्चुअली क्लियरली, प्रॉपरली, और जो भी ली ऐड हो जाए इट शुड बी विजिबल। हर एक मेंबर नोटिस में प्रॉपरली पढ़ सके कि उसके पास ये अधिकार है कि वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सके। और साथ ही इसका फॉर्मेट जो MGT 11 में दिया गया है, MGT 11 कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 के चैप्टर का फॉर्म है। तो MGT 11 में दिया गया ये फॉर्मेट, और आपको वो फॉर्मेट यानी प्रॉक्सी फॉर्म नोटिस के साथ लगाना पड़ेगा। ये प्रॉक्सी फॉर्म पूरा भर के उस पर डेट डाल के साइन करके स्टैंप लगाने के बाद जब आप कंपनी को देते हैं तब ये प्रॉक्सी फॉर्म वैलिड होता है। स्टैंपिंग नहीं होती है तो वैलिड नहीं है, स्टैंप लगा दिया बट कैंसिल नहीं है तो भी वो चीज वैलिड नहीं होती। ठीक है, कब देना होता है कंपनी को? तो पॉइंट नंबर सी बता रही हूं मैं आपको कि ये प्रॉक्सी फॉर्म अगर आप कंपनी को देना चाहते हैं, इन केस यू कैन नॉट अटेंड द मीटिंग एंड यू वांट समवन एल्स टू अटेंड ऑन योर बिहाफ, मीटिंग का जो भी स्केड्यूल्ड टाइम था उससे 48 घंटा पहले, 48 आवर्स प्रायर टू द टाइम दैट इज बीइंग स्केड्यूल्ड, 48 घंटा पहले आपको एक कंपनी के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे इतना? प्रॉक्सीज कभी भी मीटिंग में बोल नहीं सकते, they cannot participate in the discussions, they cannot speak, they cannot ask the questions, not even vote on show of hand। हाँ, पोल हुआ है तो पोल का डिमांड भी ये कर सकते हैं और पोल पर वोट भी ये डाल सकते हैं। कोरम में हम प्रॉक्सी को काउंट नहीं करते, अब भी तो पढ़े पर्सनली प्रेजेंट मेंबर्स की होती है कोरम, तो वहां पर प्रॉक्सी काउंट नहीं होता है। ठीक, मेंबर्स के प्रॉक्सी फॉर्म को इंस्पेक्ट कर सकते हैं मैडम? यस, मेंबर्स के पास ये अधिकार होता है कि मीटिंग शुरू होने के 24 घंटा पहले से मीटिंग के कंक्लूजन तक के दौरान कभी भी
कंपनी को जो जो भी प्रॉक्सी फॉर्म्स मिले उन सब का इंस्पेक्शन वो कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन। उसके लिए कम से कम 3 दिन पहले का आपको नोटिस देना पड़ेगा। कंपनी को सूचित करना है कि भैया हम ये इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। क्या कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां पर प्रॉक्सी रिवोक हो सकता है? तो यस, प्रॉक्सी रिवोक हो सकता है। रिवोक यानी कि वो खत्म हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। कब? जब अपॉइंटी मेंबर नया प्रॉक्सी फॉर्म दे देगा या मेंबर खुद मीटिंग में आ जाएगा। अच्छा, मेंबर आ गया, प्रॉक्सी भी आ गया, तो प्रॉक्सी को अंदर जाने ही नहीं मिलेगा। प्रॉक्सी आया, आकर के बैठा, एक रिजोल्यूशन पर वोट डाल दिया, फिर मेंबर आया, मेंबर अंदर जाएगा, प्रॉक्सी बाहर जाएगा। पर जिस रिजोल्यूशन पर प्रॉक्सी ने वोट कर दिया वो हो गया। बस अगर पोल से हुआ था, शो ऑफ हैंड से तो प्रॉक्सी ने वोट करा ही नहीं, और मेंबर भी नहीं बोल सकता कि अब मैं आ गया हूं तो वो रिजोल्यूशन फिर से पुट टू वोट करा जाए। नहीं, वो तो हो गया। प्रॉक्सी ने वोट डाला तो वो रिकॉर्ड हो गया, नहीं डाला तो बात खत्म। बट अगर ओरिजिनल मेंबर आया तो प्रॉक्सी बाहर। जिस पर प्रॉक्सी ने वोट डाल दिया वो लॉक हो चुके हैं, जिस पे नहीं डाला उन सब पे अब मेंबर डालेगा। दोनों वोट डाल देते हैं अगर, तो प्रॉक्सी का वोट इनवैलिड हो जाए। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना इतना? अगर प्रॉक्सी की डेथ हो जाती है, वो इंसेन हो जाता है, तो प्रॉक्सी अपने आप रिवोक हो जाता है, ठीक है। या फिर अपॉइंट करने वाला मेंबर शेयर्स बेच देता है मीटिंग से पहले, तो अपने आप प्रॉक्सी रिवोक है, कोई मतलब ही नहीं बचा, क्योंकि मेंबर कोई और बन चुका है, तो प्रॉक्सी की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाती है। क्लियर हो गया बच्चों इतना सब? एक लास्ट छोटा सा पॉइंट है जो कि यहाँ पर कैनवासिंग से रिलेटेड आपको पढ़ना है। कंपनी कभी भी प्रॉक्सी को अपॉइंट करने के संबंध में इंस्ट्रक्शंस नहीं भेजेगी, एडवर्टाइजिंग नहीं करेगी, पब्लिसिटी नहीं करेगी कि अपॉइंट करिए, अपॉइंट करिए, अपॉइंट करिए, कुछ भी नहीं। और अगर ऐसा कुछ भी करती है ना कंपनी अपने खर्चे पे, अगर ऐसा कुछ भी करा कंपनी ने, तो ऐसी स्थिति में एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी is liable to a fine which may extend up to 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। और ये जितने ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट होते हैं ना, इन सब में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और हम एज कंपनी सेक्रेटरीज भी इंक्लूडेड है। और उन सबको बताने की जिम्मेदारी हमारी है कि साहब ऐसा नहीं करना, भैया ऐसा नहीं करना, ये गलत है, कर लिया तो 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। क्लियर हो गया क्या इतना सारा पॉइंट आप सभी लोगों को? इससे पहले मैं खत्म करूं आज का सेशन, सिर्फ जल्दी से 2 मिनट में कुछ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड के पॉइंट्स आ रहे हैं जो प्रॉक्सी पर आधारित है। बड़े सिंपल सिंपल से पॉइंट है। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 कहता है कि जब भी कंपनी प्रॉक्सी फॉर्म्स जारी करके प्रॉक्सीज अपॉइंट करने के लिए मेंबर्स से कहती है या उन्हें अधिकार देती है, तो वो एक रजिस्टर अपने पास रखती है जिसमें सारे रिसीव प्रॉक्सीज की डिटेल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करी जाती है। प्रॉक्सी सिर्फ मीटिंग भर के लिए वैलिड होता है, लेकिन अगर मीटिंग एडजर्न हुई है तो वो एडजर्न मीटिंग में भी वैलिड हो सकता है। एडजर्न मीटिंग में भी प्रॉक्सी आ सकती है। हाँ, अगर अपॉइंटी खुद आना चाहे, मेंबर खुद आना चाहे या वो रिवोक कर दे उसे, तो फिर ऐसी स्थिति में वो प्रॉक्सी खत्म हो जाएगा। अदरवाइज वो एडजर्न मीटिंग के लिए भी वैलिड है। मीटिंग में जब प्रॉक्सी आएगा तो उसे प्रॉक्सी फॉर्म तो पहले ही चला गया, उस पर प्रॉक्सी का फोटो, उसका नाम, उसकी डिटेल सब गई है। बट जिसका नाम, जिसकी डिटेल, जिसका फोटो प्रॉक्सी फॉर्म में कंपनी के पास आया है, वही व्यक्ति मीटिंग अटेंड करने आया है, ये साबित करने के लिए प्रॉक्सी को अपना प्रूफ ऑफ फोटो एंड एड्रेस आइडेंटिटी साथ में रखना। स्पेसिफिकली प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जहां ये बताया जाएगा कि जिसका फोटो वहां प्रॉक्सी फॉर्म MGT 11 पे लगा वो मैं हूं और मैं इस मेंबर के बिहाफ पे मीटिंग अटेंड। तो ये एक जनरल गुड बिजनेस प्रैक्टिस है जो हमें SS2 के हिसाब से फॉलो करना है। मल्टीपल प्रॉक्सीज अगर आ जाते हैं तो जो 48 आवर्स से नियरेस्ट है वो वैलिड माना जाएगा। 48 घंटा पहले आने चाहिए ना। तो मानो अगर एक प्रॉक्सी है जो आपके पास आ रहा है मीटिंग से 52 घंटे पहले, 52 आवर्स पहले, और एक प्रॉक्सी आया था 55 आवर्स पहले, तो लेटेस्ट कौन सा है? 52 आवर्स वाला, वो वैलिड हो जाएगा। ठीक है, अगर मल्टीपल आ गए। अगर सेम डे पर आ गए, 2 प्रॉक्सी आए एक शेयर होल्डर के, 2 प्रॉक्सी फॉर्म आ रहे हैं हमारे पास और दोनों 52 डेज पहले आ चुके हैं, तो फिर हम टाइम देखेंगे। टाइम देखेंगे, अगर टाइम का कोई मेंशन नहीं है, डाउट आ रहा है किसी भी तरह का कि ये पहले आया कि ये पहले आया, दोनों प्रॉक्सीज इनवैलिड, सारे प्रॉक्सीज इनवैलिड हो जाते हैं। फिर यहाँ पर फिर प्रॉक्सी का जो अधिकार है वो अधिकार भी आपका खत्म हो जाता है और यहाँ पर आज का सेशन भी खत्म हो जाता है। यस, वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन 101 से 105 तक पूरा कंप्लीट हम कर चुके हैं। आगे और भी चीजें बची, अभी और के पॉइंट्स पर आना है, जहां 106, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक पढ़ना है। 19 भी है, 21 भी है। बट आई बिलीव आज के सेशन को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। इन केस यू हैव स्किप्ड ऑन विद एनी ऑफ द पार्ट, फिर से जाइए, पीछे स्क्रॉल करिए, दोबारा से सुनिए, अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करिए एंड बी वेरी वेरी क्लियर विद ऑल दीज प्रोविजन। एज इफ नाउ
We'll see you super soon in the part 3 of this revision video series. Thank you for listening. Namaste.